नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की उस बेहद चौंकाने वाली और गंभीर खबर की जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है दोस्तों, और लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बन गई। लखनऊ की स्पेशल एसटीएफ कोर्ट ने छांगुर बाबा यानी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की डिस्चार्ज अर्जी को 19 अप्रैल को पूरी तरह खारिज कर दिया है। और इस फैसले के बाद अब छांगुर बाबा और उनके सभी सहयोगियों के खिलाफ कोर्ट में पूरी सुनवाई का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है दोस्तों, और मामला अब ट्रायल के अगले चरण में पहुंच चुका है। और ईडी और यूपी एटीएस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विदेशी फंडिंग, बड़े पैमाने पर जमीन खरीद और संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने जैसे बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए। ईडी ने करीब 1400 पन्नों की बहुत विस्तृत और दस्तावेजी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें फंडिंग का पूरा स्रोत, संपत्ति खरीद के सारे लेन देन, बैंक ट्रांजैक्शन और आरोपियों के बीच के संबंधों का बेहद विस्तृत विवरण दिया गया। चार्जशीट में साफ लिखा गया है कि ये आरोपी एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे और उनका मुख्य उद्देश्य देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की गतिविधियां चलाना था। एजेंसियों का दावा है कि उनके पास इस केस को मजबूत बनाने वाले पर्याप्त दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सबूत, डिजिटल रिकॉर्ड और मनी ट्रेल के पुख्ता प्रमाण मौजूद है, जो आरोपियों के खिलाफ केस को बहुत मजबूत बनाते हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण खुलासा विदेशी फंडिंग को लेकर हुआ है। ईडी की गहन जांच में सामने आया है कि वर्ष 2015 से लेकर 2026 तक पूरे 9 सालों के बीच 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लेन देन हुआ था। ये सारी रकम मुख्य रूप से सऊदी अरब, दुबई और दूसरे खाड़ी देशों से भारत लाई गई। एजेंसियों ने इस मनी ट्रेल को पूरी तरह खंगाल कर देखा तो पता चला कि ये पैसा अलग अलग बैंक खातों, अलग अलग माध्यमों और कई लेयर वाले ट्रांसफर के जरिए भेजा गया था, ताकि इसका असली पहचान और स्रोत पूरी तरह छिपा रहे। ईडी ने अपनी जांच में यूपी एटीएस द्वारा पहले से जुटाए गए तमाम तथ्यों और सबूतों को भी मजबूत आधार बनाया, और दोनों एजेंसियों के बेहतरीन समन्वय से पूरे नेटवर्क की एक एक परत को खोलकर सामने लाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल मुख्य रूप से धर्मांतरण गतिविधियों को बढ़ावा देने, लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देने, नेटवर्क को विस्तार देने और उसे मजबूत बनाने में किया गया था। सह आरोपी नवीन और उसकी पत्नी नीतू ने इस फंड का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जमीन खरीदने के लिए किया। बलरामपुर के तरफगंज क्षेत्र समेत दूसरे कई इलाकों में खरीदी गई इन संपत्तियों का इस्तेमाल कथित तौर पर धर्मांतरण की गतिविधियों को संचालित करने के लिए किया जाता था। एजेंसियों के मुताबिक इन जगहों पर स्थानीय लोगों को आर्थिक मदद, सामाजिक सुविधाएं और दूसरे तरह के प्रलोभन देकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता था। दस्तावेजों में ये भी सामने आया है कि कई महत्वपूर्ण संपत्तियां पत्नियों के नाम पर खरीदी गई थी, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में छांगुर बाबा की भूमिका एक गवाह, एक संरक्षक और मुख्य मार्गदर्शक के रूप में बताई जा रही है। इस मामले में देशद्रोह, साजिश और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने समेत कई बेहद गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। मुख्य आरोपी छांगुर बाबा उनके साथियों पर देश की जनसांख्यिकी को जानबूझकर प्रभावित करने, सरकार के खिलाफ साजिश रचने और सामाजिक तनाव फैलाने के आरोप है। भारतीय दंड संहिता की धारा 121A यानी राष्ट्र के विरुद्ध साजिश, धारा 153A यानी धार्मिक वैमनस्य फैलाना, धारा 420 यानी धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराएं इन पर लगाई गई हैं। इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर आरोपियों को बहुत लंबी जेल और कड़ी से कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क के जरिए गैर मुस्लिम महिलाओं को फर्जी पहचान बनाकर, नाम बदलकर और प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जाता था। एजेंसियां कहती हैं कि सारी गतिविधियां पूरी तरह से संगठित तरीके से प्लान करके संचालित की जा रही थी, जिसमें कई तरह के लोग शामिल थे जो अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ काम कर रहे थे। आज लखनऊ की स्पेशल एटीएस कोर्ट में इस मामले पर लगभग 6 घंटे तक लंबी बहस चली।
स्पेशल न्यायाधीश नीतू पाठक कोर्ट नंबर 3 ने दोनों पक्षों की पूरी दलीलें ध्यान से सुनने के बाद आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने इस आदेश में साफ कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप बेहद गंभीर है और इनके आधार पर ट्रायल चलाना जरूरी है। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब मामला सुनवाई के अगले चरण में पहुंच गया है, जहां अब गवाहों के बयान, सबूतों की जांच और क्रॉस एग्जामिनेशन के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और मामले को और भी ज्यादा गंभीर बनाने के लिए अभियोजन पक्ष ने एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म यानी आईपीसी धारा 376D का आरोप भी जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही SC/ST एक्ट की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं। इनके अतिरिक्त आरोपों के शामिल होने से केस का दायरा और संवेदनशील हो गया है और अदालत की नजर में इसकी गंभीरता कई गुना बढ़ गई है। यूपी एटीएस ने इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी छांगुर बाबा को बलरामपुर जिले से गिरफ्तार किया था और उसके बाद लगातार छापेमारी और गहन जांच के जरिए नेटवर्क के बाकी सदस्यों, उनकी गतिविधियों और पूरे सिस्टम का पता लगाया गया। जांच में ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि ये कोई साधारण या छोटा मोटा मामला नहीं, बल्कि विदेशी फंडिंग से लेकर स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन तक का एक बहुत बड़ा संगठित बहुस्तरीय नेटवर्क था। तो दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम और कोर्ट का फैसला दिखाता है कि देश में किस तरह से संगठित रूप से धर्मांतरण और संभावित देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। एजेंसियों ने दावा किया है कि उनके पास बहुत मजबूत और पुख्ता सबूत है और अब कोर्ट में पूरी निष्पक्ष सुनवाई होगी। इस फैसले का उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और समाज पर भी लंबे समय तक असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे मामले अक्सर समाज में तनाव और बहस पैदा करते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर? क्या छांगुर बाबा और उनके साथी निर्दोष है या फिर जांच एजेंसियों ने सही जानकारी के आधार पर उन्हें पकड़ा है? क्या विदेशी फंडिंग से चलने वाले ऐसे नेटवर्क देश की एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी तमाम महत्वपूर्ण खबरें और विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंच चुके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।